हेलो एवरीवन, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को ऑडिबल है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडिबल है, आवाज आ रही है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, अभी मॉड्यूल बी आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का हम मॉड्यूल बी का डिस्कशन कर रहे हैं। और वहां पर जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है मार्केट रिस्क। और मार्केट रिस्क में जिस टॉपिक को लेकर आज हमारा डिस्कशन रहेगा, जो आज हम लोग लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और एकदम ये टॉपिक परफेक्ट करने वाले हैं, उसका नाम है वार। वैल्यू एट रिस्क के नाम से जाना जाता है। तो एक बार सभी कंफर्म कर दो कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल विजिबल है। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट आपके अकाउंट में सेव हो जाएं, क्योंकि इसकी मैं केस स्टडी भी आपको कराने वाला हूं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आप सभी को मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि वार क्या होता है। वैल्यू एट रिस्क किसको बोलते हैं, है ना। वार क्या है, यहां पर वैल्यू एट रिस्क किसको कहा जाता है, आइए उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो वार में क्या होता है कि वार एक स्टैटिकल मीजर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वार क्या है, वार एक स्टैटिकल मीजर है यहां पर, जो इंडिकेट करता है कि वर्स्ट पॉसिबल मूवमेंट ऑफ मार्केट रेट क्या हो सकता है, कि जो भी मार्केट रेट्स हैं उसमें वर्स्ट पॉसिबल जो मूवमेंट है वो कितना आ सकता है ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर नॉर्मल मार्केट कंडीशंस रहती हैं तो जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम है उसमें मार्केट रेट्स में कितना मूवमेंट यहां पर आ सकता है एट ए डिफाइन कॉन्फिडेंस लेवल, इस चीज को इंडिकेट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लेते हैं बैंक के पास में 10,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है ना। बैंक ने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, बैंक के पास में 10,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। और ये 10,000 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है वो यहां पर एक जो फंड मैनेजर है वो इसको यहां पर मैनेज कर रहे हैं, है ना। एक जो फंड मैनेजर हैं वो इसको मैनेज कर रहे हैं पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को। अब यहां पर ये जो फंड मैनेजर हैं, है ना, जो देख रहे हैं आप यहां पर, ये जो फंड मैनेजर हैं, इन फंड मैनेजर से पूछा टॉप मैनेजमेंट ने पूछा फंड मैनेजर से कि भाई अच्छा ये बताओ, है ना, अगर नॉर्मल मार्केट कंडीशंस रहती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से अप या डाउन होते हैं यहां पर, यानी वॉलेटिलिटी अगर 2% की रहती है, तो हमारा 10,000 करोड़ का पोर्टफोलियो, इसमें एक दिन में कितना लॉस होने के चांसेस है ना। इसमें हमें एक दिन में कितना लॉस हो सकता है। अगर प्राइस अप डाउन होते हैं, यहां पर प्राइस बढ़ते हैं और घटते हैं, तो यहां पर एक दिन में हमें कितना लॉस हो सकता है। तो फंड मैनेजर ने यहां पर वार कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, वैल्यू एट रिस्क का यूज किया। उसने बताया कि यहां पर इस 10,000 करोड़ के पोर्टफोलियो में एक दिन में हमें 50 करोड़ का लॉस होने के चांसेस हैं। मैं 99% कॉन्फिडेंट हूं, है ना, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, मैं 99% कॉन्फिडेंट हूं कि एक दिन में जो 2% की वॉलेटिलिटी पर हमें मैक्सिमम 50 करोड़ का लॉस हो सकता है, 50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। कि 1% मैं भी कंफर्म नहीं हूं, 1% मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन 99% में कॉन्फिडेंट हूं। यहां पर 99% मेरी कैलकुलेशन है यहां पर कि एक दिन में हमें 50 करोड़ का लॉस हो सकता है। ये तो उसी चीज को बताता है कि हमारे पोर्टफोलियो की कितनी वैल्यू रिस्क पर बैठी हुई है। तो अगर हमारा पोर्टफोलियो 10,000 करोड़ का है तो 10,000 करोड़ के पोर्टफोलियो में कितनी वैल्यू है जो रिस्क पर बैठी हुई है ना। हमारे पोर्टफोलियो की वो कितनी वैल्यू है जो यहां पर लॉस हो सकती है, जो रिस्क पर है। तो आप कहेंगे कि 10,000 का पोर्टफोलियो है, फंड मैनेजर ने बताया कि 99% कॉन्फिडेंट हूं, 50 करोड़ का लॉस हो सकता है। तो यहां पर वार क्या होगा, वैल्यू एट रिस्क कितना आएगा। तो आप कहेंगे कि जो लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, वही तो वार है 50 करोड़ का, जो कैलकुलेट करके बताया फंड मैनेजर ने। बस यही एक स्टैटिकल मेजर है। तो यहां पर पोर्टफोलियो में यही चेक किया जाता है कि लॉस होने के चांसेस कितने हैं, नुकसान होने के चांसेस कितने हैं, सो दैट उसके अगेंस्ट में यहां पर कैपिटल मेंटेन करके रखी जा सके। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वार का मीनिंग सभी को क्लियर हुआ। अब मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा आपको, और फॉर्मूला अपने आप को नोट कर लेना है ना। जो फॉर्मूला है वो आप सभी को अपने पास में नोट कर लेना है, सो दैट जब भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैलकुलेट कर सकें। तो ये है वार को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो वार इक्वल टू होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी यहां पर इन्वेस्टेड वैल्यू है वो वॉल्यूम है। उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे वॉलेटिलिटी से। वॉलेटिलिटी क्या है यहां पर,
वॉलेटिलिटी है प्राइस कितना अप जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है ना, प्राइस अप डाउन कितना होगा, वो है यहां पर वॉलेटिलिटी। और उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, प्रोबेबिलिटी से। और प्रोबेबिलिटी क्या है, जो मैं आपको बता रहा था 99%, 90%, 95%, यानी जो प्रोबेबिलिटी क्या है यहां पर, है ना, संभावना क्या है, तो z की वैल्यू यहां पर रखते हैं, z की वैल्यू को रखेंगे। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी या z की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या है यहां पर, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इस तरह की टेबल इस्तेमाल होती है ना, इस तरह की जो टेबल है यूज होती है। हालांकि आपको एग्जाम में z की वैल्यू दी जाएगी, है ना, तो पूरे 90% चांसेस रहते हैं कि आपको एग्जाम में z की वैल्यू दी जाएगी। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं 3 जो z की वैल्यू हमेशा नोट करके रखो अपने पास में। 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर कितना है, 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर कितना है, और 90% कॉन्फिडेंस लेवल पर z की वैल्यू कितनी है। तो चलो जैसे मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखा देता हूं यहां पर। जैसे आपने देखा यहां पर z की वैल्यू 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर कितनी है, तो 1.65। तो 1.65 कैसे आया, है ना, 1.65 कैसे आया, तो जो 95 है, 95 को आप जब यहां पर 100 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.9500, है ना, यही आ जाएगा 0.9500 आ जाएगा यहां पर। तो उसके बाद में यहां पर देखिए कि ये मैच कहां पर कर रहा है, तो अगर आप यहां से, है ना, एक इस साइड से देखेंगे तो भाई 90% की बात हो रही है, 90, तो इसके 0.9500 के नियरेस्ट कौन सा आएगा, 9500, तो यहां पर सबसे नियरेस्ट है 0.9505, है ना, सबसे नियरेस्ट कौन सा है, सबसे नियरेस्ट है यहां पर 0.9505। अब 0.9505 पर z की वैल्यू कितनी है, यहां पर है 1.65, तो हम क्या करेंगे 1.6 है तो 1.60 लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। लेकिन आप देखोगे वहां पर 00 है और यहां पर 05 है, ठीक है, तो इट मींस 5 पॉइंट ज्यादा हो रहा है यहां पर। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर की तरफ देखेंगे वैल्यू कितनी है, तो ऊपर की तरफ है वैल्यू 0.05, तो जो 0.05 वैल्यू है उसको यहां पर इसमें प्लस कर देंगे, तो 0.05 को एड ऑन कर देंगे, तो कितना बना 1.65। लीजिए ये आ गया यहां पर 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर वैल्यू, ठीक है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ऐसे ही आप किसको कैलकुलेट करोगे, इस ऐसे ही आप 99% को कैलकुलेट कर लो। तो 99% को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या लिख सकते हो, 0.9900, ये लिख सकते हो ना, 0.9900। तो देखिए टेबल में कहां पर मैच कर रहा है ये टेबल में कहां पर है, तो आप देखोगे कि टेबल में 0.9900, 999927, ये आ गया देखिए 0.9901, है ना, 0.9901 यहां पर। तो इसकी जो वैल्यू है वो सामने कितनी है, यहां पर z की वैल्यू 2.3, तो 2.3 है, तो इसको 30 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर 0.99 है ना, 2.3 है। अब 0.9901, तो वहां पर 9900 है, यहां पर 9901 है, तो 01 की जो वैल्यू है वो हमें कट करनी पड़ेगी। तो ऊपर देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है यहां पर, तो यहां पर जो वैल्यू है वो है 0.03, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एड ऑन कर देंगे 0.03 को, तो दोनों को प्लस कर लो, तो 2.33, है ना, 2.33 आ गई। तो देखिए ये है 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर। तो आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर, अगर आपके पास ये टेबल है। तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं, बट एग्जाम में ये आपको दी जाएंगी वैल्यू। और मैं हमेशा बोलता हूं कि 3 वैल्यू हमेशा याद करके जाओ, 90% पर कितना है, 95% पर कितना है, और 99% पर कितना है z की वैल्यू। तो 3 ये वैल्यू याद करके जाइए, है ना, अगर उससे कुछ अलग आता है तो वो आपको दिया जाएगा। तो वो तीनों मैंने आपको दी हुई है यहाँ पर। 99% पर कॉन्फिडेंस लेवल 2.33 है, 95% पर 1.65 होता है, और 90% पर 1.28। तो ये 3 कैलकुलेट होकर ये 3 है यहाँ पर, 2.33, 1.65 एंड 1.28, दीज आर अवेलेबल। ओके, उसके बाद में अगर आप देखोगे यहां पर ट्रेडिंग डेज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ध्यान देना, ये वीक में 5 ट्रेडिंग डे होते हैं, महीने में 25 होते हैं,
6 महीने में 125 होते हैं और एनुअल जो है वो 250 होते हैं। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, ये आपको तब लेना है अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। इफ ट्रेडिंग डेज आर नॉट अवेलेबल इन क्वेश्चंस देन पिक दीज ट्रेडिंग डेज, ये आपको तब पिक करने हैं। अगर क्वेश्चन में ट्रेडिंग डेज दिए गए हैं तब इनकी कोई वैल्यू नहीं है फिर। और अभी मैं जो क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं वहां पर मैक्सिमम आपको ट्रेडिंग डेज मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, तो और बातें आपको समझ में आएंगी क्वेश्चन से। तो कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो यहां पर क्वेश्चन है, एबीसी बैंक हैज इन्वेस्टेड ₹20 लाख इन शेयर्स ऑफ ए ग्लोबल लिमिटेड, द डेली वॉलेटिलिटी इज 2% एंड कॉन्फिडेंस लेवल इज 95%, देन कैलकुलेट डेली वार। डेली वार कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। यहां पर डेली वार कैलकुलेट होकर कितना आ रहा है। एबीसी बैंक हैज इन्वेस्टेड ₹20 लाख इन शेयर्स, 20 लाख रुपए उसने ग्लोबल लिमिटेड कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया। डेली वॉलेटिलिटी कितनी है, 2% की। कॉन्फिडेंस लेवल कितना, 95% का। डेली वार कैलकुलेट होकर कितना आएगा, कैलकुलेशन करो। अपने पास एक नोटबुक, एक पेन और एक कैलकुलेटर, ये चीजें अपने पास जरूर रखिए, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तीनों चीजें अपने पास जरूर रखिए। चलिए स्टार्ट करें कैलकुलेशन। वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है यहां पर। तो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है ना। फॉर्मूला वही है, वार। वार इक्वल टू वॉलेटिलिटी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं लिखा हुआ बस यहां पर, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर वार कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मतलब इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। उसके बाद में वॉलेटिलिटी कितनी है, 2% की वॉलेटिलिटी है यहां पर, ठीक है। और उसके बाद में 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर जेड की वैल्यू, तो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर कितना है, 1.65, तो मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 1.65 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां पर जो भी आएगा वो वार आएगा कैलकुलेट होकर, वैल्यू एट रिस्क, है ना। वो क्या आएगा, वैल्यू एट रिस्क आएगा कैलकुलेट होकर। लेकिन यहां पर डेली बेसिस पर कैलकुलेट करना है, तो z की वैल्यू ऑन 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर 1.65 है यहां पर, अभी मैंने आपको बताया। तो वार कितना हो जाएगा, वैल्यू एट रिस्क। तो वॉलेटिलिटी यहां पर कितनी है, 2% की, z की वैल्यू कितनी 1.65, तो कितना होगा 3.33 हो गया यहां पर। अमाउंट कितनी है 20 लाख रुपए की, तो 20 लाख का 3.3% कैलकुलेट करोगे 66 लाख आ जाएगा, 66 लाख आ जाएगा यहां पर। इससे कैलकुलेट करोगे, इससे कैलकुलेट करने पे भी आपका 66,000 ही आएगा। देखो कैलकुलेट करके, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, है ना, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। एक बार कैलकुलेट करके देखो, और मैं भी अपने पास कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि इससे भी एकदम करेक्ट आना चाहिए। सही आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, देख लो एक बार। अगर आप ये जो अभी हमने बात की थी 20 लाख मल्टीप्लाई वॉलेटिलिटी 2% और जेड की वैल्यू, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी 66,000 आएगा। तो यहां पर कई स्टेप लिए गए हैं, और यहां पर आप सिंगल स्टेप में भी यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए दूसरा बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकालिए। कैलकुलेट वीकली वार, वीकली वार कैलकुलेट करना है आपको। एबीसी बैंक हैज इन्वेस्टेड 20 लाख इन शेयर्स ऑफ ग्लोबल लिमिटेड, डेली वॉलेटिलिटी इज 2% एंड कॉन्फिडेंस लेवल इज 95%। नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज इन ए वीक 7 है, अभी मैंने आपको 5 बताए थे, ठीक है। वो 5 तब लेने हैं अगर यहां ना दिया गया हो। अगर ये बोल देता कैलकुलेट वीकली बार और यहां पर ट्रेडिंग डेज ना देते तब 5 लेते, लेकिन यहां पर दिया गया 7 ही लेने, फिर जो क्वेश्चन में दिया गया वही लेना है। तो नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज इन ए वीक 7 है यहां पर। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए, बताइए इसमें यहां पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो हम डेली वॉलेटिलिटी निकाल लेंगे, तो डेली वाली कितनी आ गई हमारे पास 66,000। अब डेली के बेसिस पर हम वीकली निकाल लेंगे। तो भाई वीकली वार को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी समय का अगर आपके पास डेली वार दिया गया है,
है ना। अगर आपके पास में डेली वार अवेलेबल है, वो परसेंटेज में भी हो सकता है, वो नंबर में भी हो सकता है। देखिए 66,000 है आपके पास में, तो आप किसी भी पीरियड का, चाहे आप क्वार्टरली निकाल रहे हो, चाहे आप निकाल रहे हो यहाँ पर एनुअली निकाल रहे हो, किसी भी टाइम पीरियड का निकाल रहे हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेली वार को रखेंगे, है ना। जो भी यहाँ पर डेली वार को मैं लिख लेता हूं डेली वैल्यू, है ना, डेली वार मल्टीप्लाई रूट नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज, नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज। तो चाहो तो अपने पास नोट कर लो ये फॉर्मूला भी। ये क्या है, अगर आपको डेली वार दिया गया है उसके बेसिस पर आप वीकली कैलकुलेट कर लो, मंथली कैलकुलेट कर लो, क्वार्टरली कैलकुलेट कर लो, हाफ ईयरली कैलकुलेट कर लो, एनुअली कैलकुलेट कर लो, जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो उसके बेसिस पर। अगर आपके पास डीवी दिया गया है तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। तो बस यहां पर चेंज करते चले जाना। अगर मंथली कर रहे हो तो मंथली बार हो जाएगा, बस यहां पर नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज चेंज हो जाएगा। क्वार्टरली कर रहे हो क्वार्टरली बार है, यहां पर नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज क्वार्टर के बेसिस पर हो जाएगा। हाफ ईयरली कर रहे हो तो ये नंबर ऑफ डे चेंज हो जाएगा, बस ये है। तो डेली वार कितना है, 66,000, 66,000 मल्टीप्लाई, उसके बाद में आप देखोगे यहां पर नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज कितने हैं, 7। तो 7 का रूट निकाल लो। कैलकुलेटर में आपके पास ऑप्शन होता है रूट निकालने का, है ना, कैलकुलेटर में आपके पास ऑप्शन होता है। तो यहां पर जो 66,000 है, जो 66,000 है, यहां पर 66,000 जो वैल्यू है, तो जब इसका रूट निकालोगे कितना आएगा, 2.646, 2.646 यहां पर आ जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आ जाएगी 1,74,636। यानी अगर डेली बेसिस पर डेली वार में 66,000 का लॉस है, तो यहां पर एक सप्ताह में 1,74,636 रुपीज का जो लॉसेस है वो हो सकता है। चलो अब मैंने आपको एक ट्रिक बता दी यहां पर कैलकुलेट करने की, किस तरीके से आप वार को कैलकुलेट करेंगे वीकली बेसिस पर। तो अगर आपने वीकली बेसिस पर कैलकुलेट कर लिया है तो आप मंथली बेसिस पर भी निकाल सकते हो। मंथली बेसिस पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज मंथली बेसिस पर आपको 30 दिए गए यहां पर, है ना। महीने में जो ट्रेडिंग डेज हैं वो आपको कितने अवेलेबल कराए गए हैं, महीने में जो ट्रेडिंग डेज हैं वो आपके पास में 30 है, 30 है यहां पर। अब अगर आपके पास में एक महीने में 30 ट्रेडिंग डेज हैं, तो ऐसे बेसिस पे बताइए मुझे कि भाई मंथली वार कितना आएगा कैलकुलेट होकर, मंथली वार कितना आ रहा है। तो वही सिंपल है, डेली वार आपका डीवी कितना है, डेली वार आपका कितना है, 66,000 है, 66,000 का है डेली वार, ठीक है। तो आप यहां पर क्या कीजिए, आप यहां पर मंथली कर लीजिए, मंथली वार, ठीक है। और उसके बाद में डेली वार कितना है आपका 66,000, 66 के लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई रूट नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज, नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज कितने 30। तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लो, 66,000 के साथ में मल्टीप्लाई कर लीजिए, मंथली हो जाएगा, है ना, मंथली आ जाएगा, कैलकुलेट होगा, बड़े आराम से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो मंथली वार इक्वल टू डेली वोल्टिलिटी मल्टीप्लाई रूट 30, तो कितना आ जाएगा 3,61,482, 3,61,482 आ जाएगा। 30 का रूट आपको निकालना है, 30 का रूट निकालेंगे। बताओ, वार सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं इजी है या टफ है, क्या लग रहा है आपको? वार का क्वेश्चन अगर इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है तो कर लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन, यस और नो? बता दो मुझे एक बार कमेंट करके, और मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप मुझे बताइए कि कैलकुलेट ईयरली वार, ईयरली वार कितना आएगा कैलकुलेट होकर, जो ईयरली वार है वो कितना आ रहा है कैलकुलेट होकर। अगर नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज इन ए ईयर दैट इज 300, अगर 300 दिन है, अगर यहां पर एक साल में 300 दिन है, 300 ट्रेडिंग डेज है यहां पर, तो ऐसे केस में ईयरली वार कितना आ रहा है। तो आपके पास में डेली वार है 66,000 का डेली वार है आपके पास में, तो उसके बेसिस पर ईयरली कैलकुलेट कर लो। तो डेली वार मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज 300, 300 का रूट निकाल लो, 300 का रूट कितना आएगा 17.32 आएगा। तो 17.32 को मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ में, 66,000 के साथ में। तो एक साल में जो लॉस होने के चांसेस हैं वो कितने होंगे, 11,43,120, तो 11,43,120, है ना, इतना यहां पर लॉस होने के चांसेस। तो फंड मैनेजर क्या बोल रहा है, फंड मैनेजर ये बोल रहा है मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं, अगर 2% वॉलेटिलिटी रहती है नॉर्मल मार्केट कंडीशन में हमारे 20 लाख रुपए के ऊपर, एक साल में जो लॉस हो सकता है वो 11,43,120, इट इज द मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम ही रहेगा यहां पर, कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं यहां पर। चलो एक, है ना,
5वें नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर की पूरी केस स्टडी है, 5 नंबर की केस स्टडी है। तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा पलट के दिखा रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन को देखिए, इन एन इन्वेस्टमेंट yearly volatility is 30% and number of trading days in year is 250, calculate daily volatility। तो अभी तक तो आपने कैलकुलेट करते हुए आए, आपको डीवी आपको दिया गया था, डेली वॉलेटिलिटी आपके पास थी, ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज थे, और आप यहां पर मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर आप कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग है, आपको बस थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजों को घुमाना है और आप आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई यहां पर आपको क्या करना, अभी मैंने आपको बताया, ईयरली वॉलेटिलिटी इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी मल्टीप्लाई, है ना, रूट नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज। तो ईयरली वॉलेटिलिटी को डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज से, रूट नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज से, तो आपके पास में डीवी आ जाएगा। तो ईयरली वॉलेटिलिटी कितनी आपकी 30%, डीवी आपको निकालना है, मल्टीप्लाई रूट 250 आ जाएगा यहां पर। तो 250 का रूट निकालोगे तो 15.81 आ जाएगा। तो 15.81 से इस 30% को डिवाइड कर दो, और जब 30% को 15.81 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1.90%। तो यानी जो डेली वॉलेटिलिटी है वो 1.90% की है, और जो ईयरली है वो 30% की है। इज इट क्लियर? तो दीज आर दी 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके 5 में से 5 स्कोर किया है किसी ने, आप में से किसी ने 5 में से 5 स्कोर किया है? अगर किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे। 5 में से 4 भी स्कोर किया है तब भी बहुत बढ़िया स्कोर है। ओके, और हम आपको लगातार बीएफएम की जो पेड क्लासेस हैं, बीएफएम की पेड क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं 9 PM पर। अगर आप इंस्टेंट बेसिस पर बीएफएम की पेड क्लासेस 9 PM पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही एनरोलमेंट करें सीआईबी के महापैक 2.0 में। तो ये क्लासेस आपको कहां पर, सीआईबी के महापैक 2.0 में ये क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना, वहां पर ये क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सीआईबी के महापैक 2.0 का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया गया है, क्लिक करें, एनरोलमेंट करें और आज से ही तैयारी शुरू कर दूं, क्योंकि सीआईबी के महापैक में जैसे आप एनरोलमेंट करते हैं प्रिपरेशन आपकी तुरंत शुरू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को ऑडिबल है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडिबल है, आवाज आ रही है आप सभी को? चलिए, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ड्यूरेशन, है ना। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे ड्यूरेशन है, मार्केट रिस्क का पार्ट है ड्यूरेशन। बीएफएम के मॉड्यूल बी में कवर होता है, बीएफएम के मॉड्यूल बी में आता है यहां पर। ओके, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, कलीग, स्टाफ मेंबर के साथ में, अपने बैचमेट्स के साथ में भी शेयर कर दीजिए, सो दैट वो भी इस टॉपिक को लर्न कर सकें, वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकें। तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट है क्या, जो ड्यूरेशन है वो काम कैसे करता है, पहले हम ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी के लिए, बीएफएम में आप सभी को, है ना, बीएफएम में आप सभी को यहां पर अपना जो स्कोर है वो कम से कम 60+ टारगेट करके चलना है। और बीएफएम की पेड क्लासेस हम 9 PM पर रेगुलर बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सीएआईबी के महापैक में। सीआईबी के महापैक में हम रेगुलर बेसिस पर ये क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर ये क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो इन क्लासेस को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। एक एक पेड क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे वही चीजें आपको वही जो सब चीजें हैं एग्जाम को आसान बनाने वाली हैं, इजी बनाने वाली हैं। तो अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, जो ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट है, ड्यूरेशन से यहां पर क्या करते हैं, है ना, तो ड्यूरेशन से मैं पहले आपको बता देता हूं कि ड्यूरेशन से करते क्या है यहां पर, है ना, ड्यूरेशन काम क्या करता है, इसका पर्पस क्या है। तो पहले इसका मीनिंग समझेंगे और फिर मैं इसकी जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको कराऊंगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। तो भाई जब सबसे पहले हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ड्यूरेशन मीजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्राइस। जो भी यहां पर बॉन्ड का प्राइस है, बॉन्ड के प्राइस की सेंसिटिविटी को मीजर करता है यहां पर, कि अगर बॉन्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आया है, अगर बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज आया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बदलाव आया है, तो यहां पर बॉन्ड के प्राइस में क्या चेंज आएगा उसकी सेंसिटिविटी को मेजर करने के लिए ड्यूरेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ड्यूरेशन का यूज करता है।
ओके, एंड अगर ड्यूरेशन को देखेंगे, ड्यूरेशन इट इज डिफरेंट फ्रॉम टाइम टू मैच्योरिटी। तो जो भी यहां पर बॉन्ड होता है, बॉन्ड की जो भी मैच्योरिटी होगी, बॉन्ड की मैच्योरिटी से अलग होता है, ये बॉन्ड की मैच्योरिटी से सेपरेट होता है। यहां पर ये बॉन्ड की मैच्योरिटी के साथ में डायरेक्टली यहां पर रिलेट नहीं करता है। एंड ये जो ड्यूरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम ड्यूरेशन के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो ड्यूरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने डेवलप किया, किसके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया? तो कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस बाय मैकुले इन 1938। 1938 में मैकुले ने यह कॉन्सेप्ट डेवलप किया था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है, इन्हीं के नाम पर इसको जाना जाता है मैकुले ड्यूरेशन। क्योंकि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था मैकुले ड्यूरेशन कैलकुलेट कीजिए, तो सभी यहां पर ड्यूरेशन ड्यूरेशन पढ़ते हैं, हालांकि ड्यूरेशन को ही मैकुले ड्यूरेशन भी कहते हैं। अब मैकुले ड्यूरेशन लिख दिया तो कंफ्यूज हो गए कि मैकुले ड्यूरेशन क्या है। यहां पर हमने तो ड्यूरेशन पढ़ा हुआ है, तो मैकुले ड्यूरेशन हो या ड्यूरेशन हो, बोथ आर सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और वहीं पर अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो ड्यूरेशन स्टैंड फॉर वेट एवरेज टाइम टिल एट ऑल कैश फ्लोज। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा जब क्वेश्चंस को कैलकुलेशन करेंगे तो किस तरीके से यहां पर जो भी वेटेड एवरेज टाइम टिल जितने भी ऑल कैश फ्लोज हैं उसके साथ में कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एंड इट रिप्रेजेंट द टाइम पीरियड, है ना। ये किसको, जो ड्यूरेशन है वो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर इंटरेस्ट रेट रिस्क एलिमिनेट, उसके साथ साथ इसको नंबर ऑफ ईयर्स में एक्सप्रेस किया जाता है एंड इट इज इक्वल टू टाइम, टाइम के बराबर होता है यहां पर। वहीं पर एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। ये ध्यान रखना है, अगर कोई जीरो कूपन बॉन्ड है, ये पॉइंट याद रखने लायक है। यहां से भी एक बार क्वेश्चन आया था, इस पॉइंट से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्यूरेशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, अगर यहां पर जीरो कूपन बॉन्ड का जो ड्यूरेशन है वो यहां पर इक्वल होगा मैच्योरिटी टाइम। तो अगर कोई जीरो कूपन बॉन्ड है और किसी बॉन्ड की मैच्योरिटी अगर 5 इयर्स की, 5 साल की है, जीरो कूपन बॉन्ड है, तो यह मान के चलिएगा कि उस जीरो कूपन बॉन्ड का जो ड्यूरेशन भी 5 इयर्स होगा, मैच्योरिटी भी 5 इयर्स है और उसका ड्यूरेशन भी 5 इयर्स होगा। बोथ आर सेम अगर जीरो कूपन बॉन्ड है तो। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ड्यूरेशन मैच्योरिटी के इक्वल हो सकता है। जो ड्यूरेशन है वो मैच्योरिटी पीरियड के इक्वल हो सकता है, मैच्योरिटी पीरियड से कम हो सकता है, लेस हो सकता है, लेकिन ड्यूरेशन कभी भी मैच्योरिटी पीरियड को एक्सीड नहीं करेगा। ड्यूरेशन कभी भी मैच्योरिटी पीरियड से ज्यादा नहीं होगा। मैच्योरिटी पीरियड से कम हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन मैच्योरिटी पीरियड से कभी भी ज्यादा नहीं होगा यहां पर। तो जो ड्यूरेशन है वो क्या करता है, ड्यूरेशन हेल्प करता है इन्वेस्टर को कि यहां पर इवेल्युएट एंड कंपेयर बॉन्ड्स, तो कि जो बॉन्ड है उनको इवेल्युएट करें, उनका कंपैरिजन करें यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर टर्म, उनके टर्म को ध्यान में रखते हुए। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, आसान सा क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहां पर केस स्टडी बेस्ड कैलकुलेशन करेंगे यहां पर, तो ड्यूरेशन की केस स्टडी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, कुछ बेसिक बातें मैंने आपको ड्यूरेशन की पहले बता दी हैं, है ना। ड्यूरेशन की कुछ बेसिक चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब चलिए यहां पर बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे XYZ बैंक हैज इन्वेस्टेड इन ए बॉन्ड, जो XYZ बैंक है उसने यहां पर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है। जो फेस वैल्यू है बॉन्ड की वो 200 रुपीज है। बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है, 200 रुपए। और वहीं पर एनुअल जो कूपन रेट है दैट इज 6%, 6% का एनुअल कूपन रेट है। वहीं पर अगर मैं रेसिडुअल मैच्योरिटी की बात करूं तो रेसिडुअल मैच्योरिटी इज 4 इयर्स, 4 साल की यहां पर रेसिडुअल मैच्योरिटी है। तो कैलकुलेट करंट मार्केट प्राइस, है ना। यहां पर जो करंट मार्केट प्राइस है वो 150 रुपीज है। कैलकुलेट द करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड का करंट यील्ड बताइए कितना है अभी। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको यहां पर कैलकुलेट करना है करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड का करंट यील्ड कितना आएगा कैलकुलेट होगा, यह कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है। तो अपना पेन, नोटबुक, कैलकुलेटर, 3 चीज सबसे पहले अपने पास रख लो। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, एक कैलकुलेटर होना चाहिए। ये 3 चीजें अपने पास में रखिए और फटाफट कैलकुलेशन कीजिए। ये ड्यूरेशन का सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। यहां पर आपको ओनली क्या करना है, आपको करंट यील्ड बॉन्ड का कैलकुलेट करना है। तो एक जो क्वेश्चन है बेसिक लेवल का वो ऐसा ही एग्जाम में आने वाला है। तो
तो जल्दी से शेयर कर दो मेरे साथ चैट में, है ना, कमेंट करके बता दो, चैट में बता दो कि कितना आंसर आ रहा है इसका। डन, आई थिंक आंसर आने स्टार्ट हो गए मेरे पास में। तो चलिए भाई कैलकुलेट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहां पर फेस वैल्यू कितनी है बॉन्ड की। तो बॉन्ड की फेस वैल्यू है 200 रुपए। बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है, ₹200 है, 200 रुपए की बॉन्ड की फेस वैल्यू है। वहीं पर कूपन अमाउंट की बात करें तो कूपन अमाउंट कितना है यहां पर, 12 रुपीज। कैसे निकाला, देखो फेस वैल्यू कितनी है 200 रुपए की, है ना, कूपन रेट कितना है यहां पर 6% का, तो आप 200 रुपए का 6% निकालिए। तो हर साल कितने मिलेंगे, हर साल यहां पर 12 रुपए मिलेंगे, है ना, 200 रुपए के कूपन बॉन्ड के ऊपर 12 रुपीज, 12 रुपए यहां पर हर साल रिसीव होंगे, हर साल मिलेंगे 12 रुपए। वहीं पर अगर हमने देखा जो मार्केट प्राइस है वो चल रहा है अभी 150 रुपीज, मार्केट प्राइस अभी 150 रुपए का यहां पर। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर कैलकुलेट करना है करंट यील्ड। तो करंट यील्ड हमें कैलकुलेट करना है बॉन्ड का कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो करंट यील्ड है, करंट यील्ड इक्वल टू हो जाएगा कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कूपन अमाउंट आई है उसको मार्केट प्राइस से डिवाइड करेंगे और 100 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो कूपन अमाउंट कितनी है हमारे पास में 12 रुपीज, 12 रुपए। मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 150 रुपए, तो 12 डिवाइडेड बाई 150, है ना, ऐसे लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 150। तो इसको डिवाइड करने के बाद में फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ही 100 से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। तो पहले 12 को 150 से डिवाइड करेंगे, 100 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट यील्ड हमारे पास में आ जाएगा। तो इट इज 8%। कितना है यहां पर 8% आएगा, 8% है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इट इज द आंसर। तो किसके ऊपर टिक करेंगे, कौन सा है हमारा आंसर, 8%। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तक चेक कर लो एक बार, सभी को क्लियर है यहां तक। क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने क्लास में आपको दिखाया था, मैं आपसे कैलकुलेशन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये मैंने आपको ये फॉर्मूला क्लास में दिखाया था, क्लास में बताया था आपको। इस तरह के मैंने करंट यील्ड कैलकुलेट करने वाले, मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने वाले छोटे छोटी जो चीजें हैं वो आपको सिखाई थी, बताई थी आपको। चलो अब थोड़ा सा टफ लेवल की तरफ मूव करते हैं। जो जिस तरह की एग्जाम में केस स्टडी आती है ड्यूरेशन की, आइए देख लेते हैं वो किस तरह की केस स्टडी आती है। वो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 में होगी। तो एबीसी बैंक इन्वेस्टेड इन 8% बॉन्ड, फेस वैल्यू इज ₹2000। जो फेस वैल्यू है 2000 रुपए की, वहीं पर रेसिडुअल मैच्योरिटी 5 इयर्स की है, 5 साल की है। रेसिडुअल मैच्योरिटी कितनी है, 5 साल की है। एंड एक्सपेक्टेड यील्ड इज 9%। एक्सपेक्टेड यील्ड कितना, 9% का है। कैलकुलेट ड्यूरेशन, तो आपको मैं बताते चल रहा हूं क्या क्या कैलकुलेशन आपको करना है। तो आपको सबसे पहले यहां पर कैलकुलेशन करना है ड्यूरेशन का, ड्यूरेशन बताना, ड्यूरेशन कितना होगा। ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के बाद में फिर आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। फिर उसके बाद में इफ वाईटीएम इंक्रीज 1%, अगर यील्ड टू मैच्योरिटी 1% से इंक्रीज करता है, देन व्हाट विल बी प्राइस चेंज। प्राइस चेंज आपको निकालना है, प्राइस चेंज कितना होगा। तो तीसरा क्वेश्चन ये है। और उसके बाद में चौथा, न्यू प्राइस ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड का नया प्राइस क्या होगा, 4th नंबर का क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन है। एक तो आपको ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है, फिर मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है, प्राइस चेंज कितना है वो कैलकुलेट करना है, और बॉन्ड का प्राइस कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो 4 मार्क्स की 4 नंबर की केस स्टडी है ये। देखते हैं आप में से 4 मार्क्स कौन कौन लेकर आता है। तो सबसे पहले आप देखोगे जो कूपन वैल्यू है यहां पर, कूपन वैल्यू कितने की है, कूपन वैल्यू है 2000 रुपीज, 2000 रुपए का कूपन है यहां पर।
कूपन अमाउंट कितनी है? कूपन अमाउंट है यहां पर 8%। तो आप क्या करेंगे, 2000 का 8% कैलकुलेट करोगे। जब 2000 का 8% कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 160, 160 रुपए आ जाएगी यहां पर। तो इट मींस जो 5 साल का बॉन्ड है उसमें हर साल 5 साल तक, पहले साल 160 रुपए, दूसरे साल 160, तीसरे साल 160, चौथे साल 160, पांचवें साल में 160 रुपीज, साथ में जो 1000 रुपए की जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सारा जो पेमेंट है वो एक साथ मिल जाएगा, है ना। यानी पांचवें साल में जाकर 2160 रुपए मिलेंगे, 2160। 160 रुपए का कूपन अमाउंट होगा और 2000 रुपए की फेस वैल्यू वापस हो जाएगी ये। लेकिन जो आपको पहले साल में 160 रुपीज मिलेंगे, दूसरे साल में 160 मिलेंगे, तीसरे साल में 160 मिलेंगे, चौथे साल में 160 मिलेंगे, पांचवें साल में 2160 रुपीज मिलेंगे, 2160 रुपए मिलेंगे। अब उसकी यहां पर आपको करंट वैल्यू है ना, जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है यहां पर, ओके। तो वो यहां पर हमें कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है ये टेबल फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूं, मैं टेबल बना के आपको इसको कैलकुलेशन करवाता हूं, और इस टेबल फॉर्म में अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इजीली हम आंसर निकाल पाएंगे। और ईच एंड एवरी पॉइंट एक दूसरे के साथ में कोरिलेट करता है यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइम लिख लेंगे यहां पर, ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, क्योंकि 5 साल का बॉन्ड है, 5 ईयर्स वाला बॉन्ड है, तो 5 साल लिख लेंगे पूरे के पूरे। अब माइनस में क्यों लिखा हुआ है, -1, -2, -3, -4, -5? क्योंकि जब भी फ्यूचर का टाइम पीरियड होता है, इस बॉन्ड का क्या है, इस बॉन्ड का फ्यूचर का टाइम पीरियड है, ये आने वाले 5 साल की बात कर रहा है। तो जो भी फ्यूचर का टाइम पीरियड होता है उसे माइनस में लिखते हैं, और जो पास्ट का टाइम पीरियड होता है उसे प्लस में लिखते हैं, ठीक है। जो पास्ट, जो बीत गया समय वो प्लस में होता है, और जो समय आने वाला है वो माइनस में होता है, इसलिए इसको माइनस में लिखा हुआ है। तो मैंने बताया कि 2000 रुपए का बॉन्ड है यहां पर, कितने का, इसमें 8% का क्या है, 8% का यहां पर 8% का 8% का इसमें कूपन अमाउंट है, 8% का कूपन अमाउंट है। तो 2000 का 8% निकालोगे 160, तो पहले साल 160 रुपए मिलेंगे, पहले साल 160 रुपीज मिलेगा, दूसरे साल 160 मिलेगा, तीसरे साल 160 मिलेगा, चौथे साल 160 मिलेगा, पांचवें साल 2160 मिलेगा। 2160 कैसे, एक तो आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है 2000 रुपए वो आपको वापस मिल जाएगा, और 160 रुपए आपका कूपन अमाउंट, तो दोनों मिलाकर 2160 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि ये फ्यूचर में हमें मिलेगा, ये 160 रुपए 1 साल के बाद मिलेंगे, 160 रुपए 2 साल के बाद मिलेंगे, ये 160 रुपए 3 साल के बाद मिलेंगे, 160 रुपए 4 साल के बाद मिलेंगे, ये 5वां साल खत्म होने पे मिलेंगे। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है ना, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें यहां पर क्या चाहिए होता है, आर चाहिए होता है, आर की रिक्वायरमेंट होती है। और आर जो है, आर को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से या रिटर्न से या यील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। आर क्या है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न, या इसको यील्ड भी कहते हैं। तो हमें यहां पर एक्सपेक्टेड यील्ड दिया हुआ है, कितना है, 9% का है। तो आर हमारे पास में 9% अवेलेबल है। और किसी भी फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, कोई भी फ्यूचर की अमाउंट है, अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी फ्यूचर की अमाउंट है ना, जो भी फ्यूचर की अमाउंट है यहां पर, जो भी अमाउंट होगी है ना, उसको डिवाइड करेंगे और 1 + r⁴n, है ना, ऐसे करके निकाल लेंगे। अमाउंट, जो भी फ्यूचर की अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n। तो जैसे हमें इस 160 रुपीज का निकालना है, 160 रुपए का निकालना है हमें, कि इसका अभी फ्यूचर, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो हम अमाउंट कितनी है हमारे पास 160, डिवाइड करेंगे 1 + r, r कितना है हमारे पास में 9%। तो 9% को क्या लिख सकते हैं हम, 9% को लिख सकते हैं 0.09, 9% को क्या लिख सकते हैं 0.09। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 160 डिवाइडेड बाय 1 + r, यानी 1 + 0.09 यानी 1.09, और 1.09 की पावर 1, क्योंकि 1 साल है तो n का n कितना है, यहां पर n है नंबर ऑफ ईयर्स। n किसको रिप्रेजेंट करेगा, n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ईयर्स को। तो यानी 1.09 की पावर 1, और जब 1.09 की पावर 1 करेंगे तो वो सेम ही वैल्यू आ जाएगी। तो 160 को हम 1.09 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 160 को 1.09 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 146.79 रुपीज।
और इसी तरीके से हम चारों वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। 160 डिवाइडेड बाई 1.09 तो सब में सेम ही रहेगा, बस n चेंज होता चला जाएगा। यहां पर 2 साल हो जाएगा, 3 साल, यहां 4 साल, यहां 5 साल, तो सबकी पावर 2 2 3 4 5 ऐसे करते चले जाओगे और यहां पर सबकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो 134.67, 123.55, 113.35, 1403.85, ये सारी क्या आ जाएंगी, ये सारी प्रेजेंट वैल्यू। अब जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू आई है, जब इन सभी प्रेजेंट वैल्यू का आप टोटल निकालेंगे, इन सब का टोटल करेंगे आप, इन सब का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। जब इनका टोटल करेंगे तो यहां पर आएगा ये वैल्यू, तो दैट इज 1922.20, 1922 रुपए 20 पैसे। तो जो 1922 रुपए 20 पैसे हैं, दिस इज दी करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो अभी कितनी है, 1922.20। एक्चुअल में बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी, 2000 रुपए की, लेकिन अभी मार्केट प्राइस कितना है उसका, 1922.20। तो दिस इज नोन एज प्राइस। तो ये यहां पर इसका प्राइस आ गया। ओके, तो एक काम एक निकाल लिया हमने यहां पर प्राइस। चलो, अब ये जो प्राइस है हमें बहुत काम आने वाला है, ये जो प्राइस है बहुत काम की चीज है। तो यहां पर आप क्या करोगे, जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू है यानी 146.79 है ना, यहां पर देखते हैं ये जो 146.79 है, ये क्या है यहां पर प्रेजेंट वैल्यू। तो पीवी डिवाइडेड बाय प्राइस, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी 146.79, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, प्राइस से, 1922.20। ऐसे ही सब में ये तो हमने यहां पर किया, इसी तरीके से यहां पर हम क्या लिखेंगे, 134.67 डिवाइडेड बाय ये प्राइस 1922.20। उसी तरीके से यहां करेंगे, ऐसे यहां करेंगे, ऐसे यहां करेंगे। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है 146.79 को जब आप डिवाइड करोगे 1922.20 से, तो वैल्यू आएगी 0.0764। तो प्राइस तो सब में सेम ही रहेगा, है ना, ये प्राइस तो सब में सेम ही रहेगा, ये प्राइस सब में सेम रहेगा, और ऊपर ये वैल्यू आती चली जाएंगी। तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा 0.0701, ये आ जाएगा 0.0643, ये आ जाएगा 0.0590, ये आ जाएगा 0.7303। तो इस तरीके से आप सबको यहां पर कैलकुलेट कर लोगे। अब जो ये वैल्यू आई है, इसको क्या करना है, आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना है। इसको आप क्या करोगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस यानी ये वाली वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, समय से, टाइम से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको आप 1 साल से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप 2 साल से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1401, है ना, इसका डबल क्या हो जाएगा 0701 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.1401। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0.1928 आ जाएगा। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 4 साल के बाद का है, तो 0.2359 आ जाएगा। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये 5 साल के बाद क्या है, तो 3.6517। तो ये जो हमारे पास में वैल्यू आएगी, सबको क्या करो, जोड़ लो, सबको प्लस करेंगे, इसको 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 सबको प्लस कर लेंगे, पांचों को। जब पांचों को प्लस करेंगे तो हमारे पास में जो भी ये सम टोटल आएगा, टोटल ऑफ सम आएगा यहाँ पर, तो दैट इज 4.2968। तो ये हमारा कहलाएगा यहाँ पर ड्यूरेशन। और इसी को अगर आप अप्रोक्स वैल्यू लिखना चाहोगे तो अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 4.3। ठीक है, तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी, 4.3 वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी। तो ये अप्रोक्स वैल्यू रहेगी 4.3। तो ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, अप्रोक्स 4.3 यहां पर ड्यूरेशन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। ये क्या है यहां पर, दिस इज दी 8%। 8% इज दी कूपन अमाउंट। 8% क्या है यहां पर, ये कूपन अमाउंट है। कूपन अमाउंट एंड मार्केट यील्ड, कूपन अमाउंट की बात करूं, मार्केट यील्ड की बात करूं, दोनों सेम नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है सेम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे जो मार्केट यील्ड है और कूपन अमाउंट है, बोथ आर सेपरेट, बोथ दोनों अलग होते हैं। अगर आपने बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर आपने बॉन्ड वाली क्लासेस ली हुई होंगी, क्योंकि बॉन्ड का जो टॉपिक है वो आपका जेआईबी में भी आता है। बॉन्ड वाला जो टॉपिक आपका जेआईबी में भी आता है और बॉन्ड वाला टॉपिक आपका एबीएम वगैरह में भी आता है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने बॉन्ड पढ़ा हुआ है तो तभी आप ड्यूरेशन की केस स्टडी कर पाएंगे। अगर आपने बॉन्ड्स नहीं पढ़े हुए हैं, बॉन्ड्स के बारे में आप नहीं जानते हैं, यहीं पर अगर कंफ्यूज होते रहेंगे, कूपन अमाउंट एंड यील्ड दोनों अलग कैसे हैं ये, ठीक है, कूपन अमाउंट क्या होती है, यील्ड क्या होता है,
मार्केट प्राइस क्या है, फेस वैल्यू क्या है। अगर यहीं पर गड़बड़ करोगे तो फिर ड्यूरेशन वाला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो पहले आपको बॉन्ड कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि बॉन्ड में यील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यील्ड क्या है, मार्केट प्राइस क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है ना, कूपन अमाउंट क्या होती है। तो जब वो चीजें आप जानोगे उसके बाद ही ड्यूरेशन को आगे कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि आधार वही है, बेस वही है आपका इसमें। ठीक है, चलिए तो अभी हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यूरेशन के बारे में। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बॉन्ड्स के बारे में पता है, आप बॉन्ड्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पर मैं आपको ड्यूरेशन बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, कि ड्यूरेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास में ड्यूरेशन आ गया है, अब ड्यूरेशन के बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई हमने ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लिया, यहां पर हमारे पास ड्यूरेशन आ गया, अप्रोच 4.3 है, प्राइस हमारे पास आ गया, ये दो चीजें हमारे पास में आ गई। अब ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्ट में एमडी भी कहते हैं, है ना, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमडी या मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी कहते हैं। तो ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, जो भी ड्यूरेशन आया है उसको डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आर से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में। तो ड्यूरेशन हमारे पास में 4.30 अप्रोक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है 4.30 हमारे पास में अप्रोक्स है। तो 4.30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर कितना है, आर हमारे पास में एक्सपेक्टेड यील्ड या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यहां पर 9% का, 9% का है। तो जब 1 प्लस आर करोगे तो 9% को क्या लिख लोगे, 0.09, तो 1.09 है, तो 4.30 को आप डिवाइड करेंगे 1.09 से, तो आपके पास में वैल्यू आएगी 3.94। तो जो 3.94 आपके पास कैलकुलेट होकर आया है, ये है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो दिस विल बी मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो दो आंसर आपको मिल गए, आपने ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लिया, ड्यूरेशन कितना है 4.30, एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको ये मिल गया, और दूसरा मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपने कैलकुलेट कर लिया, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन में आपका कितना आ गया, तो ये आ गया आपके पास कैलकुलेट होकर 3.94, है ना, 3.94 मॉडिफाइड ड्यूरेशन है और ये ड्यूरेशन। लेकिन अब आपको यहां से आगे की कैलकुलेशन करनी है, यहां से आगे की कैलकुलेशन करने की। इफ YTM इंक्रीज 1%, अगर यील्ड टू मैच्योरिटी 1% इंक्रीज होता है, तो सबसे पहले मुझे बताओ बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। क्या कह रहे हैं यहां पर बोला जा रहा है कि अगर YTM जो यील्ड टू मैच्योरिटी है, यील्ड टू मैच्योरिटी अगर इंक्रीज हो रही है, 1% से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन द बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड के प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर यील्ड टू मैच्योरिटी इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो क्या होगा, यहां पर बॉन्ड का प्राइस फॉल करेगा, बॉन्ड का प्राइस डाउन जाएगा यहां पर, है ना। अगर हम बॉन्ड के प्राइस की बात करते हैं तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, डाउन होगा, यहां पर डिक्रीज होगा बॉन्ड का प्राइस। अब बॉन्ड का प्राइस कितना डिक्रीज होगा वो हमें देखना है, बॉन्ड का प्राइस जितना डिक्रीज होगा वही हमारा प्राइस चेंज आएगा यहां पर, है ना, बॉन्ड का प्राइस जितना डिक्रीज होगा वही हमारा प्राइस चेंज कैलकुलेट होकर आएगा। तो चलिए उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आ गया हमारे पास में 3.64। तो जो भी हमारे पास मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, जो भी हमारे पास में मॉडिफाइड ड्यूरेशन है और जो यील्ड चेंज है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना है हमारे पास में, यहां पर 3.94 है। अब ये मुझे बताओ, ये 3.94 ये फ्यूचर की वैल्यू है या पास्ट की वैल्यू है, क्या लगता है आपको, ये जो 3.94 की बात कर रहे हैं ये फ्यूचर की वैल्यू है या पास्ट की वैल्यू है, किसको इंडिकेट करेगा, ये फ्यूचर की वैल्यू को इंडिकेट करेगा या पास्ट की वैल्यू को इंडिकेट करेगा। तो ये जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है दिस इज द फ्यूचर टाइम पीरियड, ये फ्यूचर का टाइम पीरियड है यहां पर। और जब भी फ्यूचर के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो फ्यूचर के टाइम पीरियड को हम किसमें, माइनस में इंडिकेट करते हैं। तो इट इज -3.94। चेंज कितना आया है 1% का, 1% का चेंज आया है, तो 1% से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा परसेंटेज में आ जाएगा, यानी -3.94%, यानी बॉन्ड का जो प्राइस है वो डाउन जा रहा है, कितना, वो 3.94% यहां पर डाउन हो जाएगा। तो भाई देख लो यहां पर कितना है प्राइस है यहां पर अभी 1922.20, 1922.20 है यहां पर, है ना। जब 1922.20 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ में, -3.94% से, तो यहां पर वैल्यू आई 75.73। अब जो वैल्यू यहां पर 75.73 आई है, ये यहां पर प्लस में होगी या माइनस में होगी, क्या लगता है आपको, ये जो वैल्यू है प्लस की वैल्यू होगी या माइनस की वैल्यू होगी, यानी ये
75.73 बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, ये बढ़ा है या घटा है? तो भाई ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है 75.73 ये माइनस वाली वैल्यू है, यानी बॉन्ड का प्राइस इतना डिक्रीज हुआ है, बॉन्ड का प्राइस इतना घटा है। इसको माइनस में वैसे लिखते नहीं है, लेकिन मैं आपको इंडिकेशन के तौर पर दिखा रहा हूं यहां पर। तो अगर आप देखोगे यहां पर तो कितना कितना यहां पर डिक्रीज हो गया, तो बॉन्ड का प्राइस 75.73, तो प्राइस चेंज कितना आया है? प्राइस चेंज आया है 75.73 का यहां पर चेंज आया है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 75.73। वहीं पर अब आपको नया प्राइस क्या होगा, व्हाट इज द न्यू प्राइस? तो ओल्ड प्राइस कितना है? ओल्ड प्राइस है यहां पर 1922.20, 1922.20 ये ओल्ड प्राइस है यहां पर। तो आप इसमें से क्या करोगे, आप इसमें से माइनस कर दोगे 75.73, है ना, इतना प्राइस कम हो गया। तो नया प्राइस कितना आ गया? तो 1846.46, और वही है यहां पर। तो नया प्राइस कितना होगा? 1846.46। तो जो नया प्राइस है, नया प्राइस भी आपके पास में आ गया कितना? 1846.46। तो ये चौथा क्वेश्चन था। तो पहले क्वेश्चन का आपने आंसर निकाल लिया, दूसरे का आंसर निकाल लिया, तीसरे का आंसर निकाल लिया, चौथे का आंसर निकाल लिया। लो जी, हो गई 4 मार्क्स वाली केस स्टडी। ये हो गई 4 नंबर की यहां पर केस स्टडी। तो ये थी 5 नंबर की केस स्टडी आपकी। तो एक 4 नंबर की केस स्टडी ये कराइए, और एक नंबर का क्वेश्चन जो सिंपल वाला क्वेश्चन था। तो पूरे 5 मार्क्स की केस स्टडी हो जाती है ये। तो पूरे 5 नंबर है ना, 5 क्वेश्चन को करने के बाद में 5 नंबर आपको मिलते हैं। और कितना स्कोर किया है आपने, ठीक है, थोड़ी सी हाई लेवल की है, इसको आपको 1-2 बार रिवाइज करना पड़ेगा। बॉन्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले सीखने पड़ेंगे, है ना। ऑफिसर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर बॉन्ड्स की बहुत सारी वीडियोस हैं, चैनल में सर्च कर लेना बॉन्ड्स, है ना, कई वीडियोस आपको मिल जाएगी, उनको देख लो, पहले जो बेसिक्स हैं उनको समझ लो। और उसके बाद में मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आज, है ना, बॉन्ड्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, समझ लीजिए। और उसके बाद में फिर क्वेश्चन को ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन और प्राइस चेंज और न्यू प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ये आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि यही चीजें आपको एग्जाम में काम आने वाली हैं, ठीक है। एंड लगातार हम आपको बीएफएम की जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं 9 PM पर। 9 PM पर आपको पेड क्लासेस मिल रही हैं। 9 PM पर डेली बेसिस पर हम बीएफएम की पेड क्लासेस लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद फिर ये यूट्यूब वाली क्लास आपके साथ में डिस्कस करते हैं। और सारी क्लासेस आपस में इंटरलिंक है, सारी क्लासेस आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हम सिंगल मॉड्यूल की बात करें तो उन क्लासेस को डेली बेसिस पर जरूर देखते रहिए, काफी कुछ आपको समझ में आएगा। तो जीआईबी के महापैक 2.0 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली एनरोलमेंट कर लो और तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को ऑडिबल है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। एक बार चेक कर लो अपने पास आप सभी। तो आई थिंक आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा होगा। और हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं आज, हम एक टॉपिक सभी को ऑडिबल है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। और मैंने अपने पास भी चेक कर लिया, आवाज बिल्कुल सही आ रही है। चलिए, तो क्रेडिट रिस्क, अगर मैं किसकी बात करूं, बीएफएम की बात करूं, तो बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 15। जो यूनिट नंबर 15 है उसका डिस्कशन हमारा चल रहा है यहां पर, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और लगातार हम आपको बीएफएम की पेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं बीएफएम की पेड क्लासेस की बात करूं तो बीएफएम की जो पेड क्लासेस हैं वो हम रेगुलर बेसिस पर आपके लिए 9 PM पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 9 PM पर क्लासेस मिल रही है ना, तो आज हमने वहां पर जो टॉपिक डिस्कस किया है जिसका नाम है क्रेडिट रिस्क। तो इसी टॉपिक के थ्योरिकल क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हालांकि केस स्टडी और न्यूमेरिकल वाले टॉप क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन पहले हम थ्योरिकल पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल और केस स्टडीज की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो जो अभी हमने डिस्कशन किया, जो कॉन्सेप्ट की बात की, उसी को लेकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बीएफएम में आप सभी को टारगेट बना के चलना है कि मुझे यहां पर 60+ स्कोर करना है, 60+ नंबर लेकर आने ही आने हैं इस सब्जेक्ट में। और इसके साथ साथ जो बीएफएम की पेड क्लासेस 9 PM पर चल रही हैं, तो अगर किसी के पास में सीआईबी का महापैक नहीं है, क्योंकि ये क्लासेस आपको वहीं मिलेंगी, अगर आपके पास सीआईबी का महापैक 2.0 है तो उसमें ये क्लासेस आप कल से देख सकते हैं। जिनके पास में सीआईबी का महापैक 2.0 नहीं है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है,
क्लिक करें, एनरोलमेंट करें और कल से ही जो क्लासेस है शुरू कर दो। एग्जाम में ज्यादा दिन समय नहीं बचा, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है, तो अब तो यहां पर काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है एग्जाम का। तो ऐसे केस में आपको भरपूर, है ना, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। मॉर्निंग में, इवनिंग में क्लासेस अटेंड करके सिलेबस को कंप्लीट करके एग्जाम को क्लियर करना है आपको। और ये हम रेगुलर बेसिस पर जो क्लासेस हैं आपको लगातार प्रोवाइड करेंगे। और जैसे जैसे समय और नजदीक होता जाएगा तो हम आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, जो सो दैट आपका सिलेबस और कंप्लीट होना शुरू हो जाए यहाँ पर। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है सीआईबी का महापैक 2.0, अभी उसमें सेल ऑफर चल रहा है, ठीक है। 81% का डिस्काउंट, डबल वैलिडिटी ऑफर आपको मिल जाएगा है। तो उसमें आज ही एनरोलमेंट कर लेना, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, कल से ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला यहां पर स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। व्हाट अनकंपासेस द स्कोप ऑफ क्रेडिट रिस्क इन द बैंकिंग एक्टिविटीज। अगर मैं बैंकिंग एक्टिविटीज में क्रेडिट रिस्क की बात करूं तो इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो क्रेडिट रिस्क है दैट इज लिमिटेड ओनली टू डायरेक्ट लेंडिंग एक्टिविटीज व्हेन द लोन्स आर नॉट रीपेड। बी की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी कहता है इट अराइजेस एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट लाइक इशूइंग गारंटीज और लेटर ऑफ क्रेडिट। सी कहता है कि जो क्रेडिट रिस्क है प्राइमरी पर्टेन्स टू दी ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर वेयर करेंसी ट्रांसफर इज रिस्ट्रिक्टेड। और वहां पर डी कहता है कि जो क्रेडिट रिस्क है इन बैंक्स अराइज फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग डायरेक्ट लेंडिंग, यहां पर बैंक गारंटी इशू करना, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना, यहां पर ट्रेजरी प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन अगर बैंक कर रहा है, सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर है। तो जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं, कई तरह की जो एक्टिविटीज हैं, वहां से जो क्रेडिट रिस्क बैंक के लिए अराइज होता है, ठीक है। बैंक ने जो डायरेक्ट लेंडिंग की है वहां से भी क्रेडिट रिस्क अराइज होगा, बैंक ने बैंक गारंटी इशू की है, एलसी इशू किया है, वहां से भी होगा। ट्रेजरी प्रोडक्ट है ना, जो ट्रेजरी प्रोडक्ट है उसमें ट्रांजेक्शन कर रहा है, यानी मनी मार्केट में जाकर अगर दूसरे बैंक को लेंडिंग कर रहे हैं तो वहां से भी अराइज होगा। सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती। क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर है, देश से बाहर लोन दे दिया, अगर वो डिफॉल्ट करके, वहां से भी क्रेडिट रिस्क अराइज होगा। तो हर लेवल पर रिस्क अराइज हो सकता है यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाई इज मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क ए क्रिटिकल रिक्वायरमेंट इन बैंक्स। अगर मैं बैंक्स की बात करूं, बैंक के अंदर बात करते हैं यहां पर, है ना, जो क्रेडिट रिस्क को मैनेजमेंट करना यहां पर क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए, कि बैंक को अपने क्रेडिट रिस्क को मैनेज करना ही करना होगा। क्यों करना होगा, ठीक है। सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं आपके अड्डा 24/7 अकाउंट में अवेलेबल हैं। तो ये सारी जो पीडीएफ हैं आपके अड्डा 24/7 अकाउंट में मिल जाती हैं। तो अगर आपने अड्डा 24/7 अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है तो वहां पर ये आपको मिल जाएंगी, वहां पर अवेलेबल हैं। चलो बढ़ते हम लोग आगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि यहां पर बिकॉज लैंडिंग एक्टिविटीज आर यूजुअली कन्फाइंड टू ए फ्यू स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, है ना, कुछ ही ब्रांचेस को यहां पर परमिशन होती है लैंडिंग करने की, डू नॉट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द बैंक्स ओवरऑल रिस्क। तो एज क्रेडिट रिस्क इज इनसिग्निफिकेंट इन द मॉडर्न बैंकिंग, नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो गिवन दैट लैंडिंग एक्टिविटीज आर स्प्रेड अक्रॉस दी ऑल ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस के थ्रू लैंडिंग की जाती है यहां पर, एंड टिपिकली कमांड मोर देन हाफ ऑफ ऑल रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज, मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क इज एसेंशियल यहां पर बैंक के लिए। क्योंकि बैंक के अगर आप ओवरऑल रिस्क को देखेंगे, बैंक का जो टोटल रिस्क है ना, बैंक का जो टोटल रिस्क है उसमें से अगर आप देखोगे 50% का जो रिस्क है वो यहां पर आपका क्रेडिट रिस्क है ना, मोर देन 50% से भी ज्यादा, मोर देन 50% यहां पर जो क्रेडिट रिस्क है उसका वेटेज है। मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क की बात करते हैं, है ना, वो एक तरफ और क्रेडिट रिस्क एक तरफ यहां पर। तो इसका जो वेटेज है वो ज्यादा रहता है यहां पर। और जो भी पैसा हमने लोन के रूप में बांटा है, जो भी पैसा हमने लोन के रूप में दिया है, जो भी पैसा यहां पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वो पैसा बैंक का अपना है? नहीं, वो पैसा बैंक का अपना नहीं है। वो पैसा तो बैंक के पास कहां से आया है? कस्टमर से आया है ना। बैंक ने यहां तो कहीं से बोरो किया है, वो या वो पब्लिक डिपॉजिट का पार्ट है। और जो वो एक ऐसा पैसा है जिसको हमें यहां पर वापस करना है, जिसको हमें रिटर्न करना है यहां पर, है ना, वो पैसा तो बैंक को कभी ना कभी वापस करना है, रिटर्न करना है यहां पर। तो इसमें हम किसके ऊपर? सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है,
व्हाट आर दी 4 की एस्पेक्ट इन्वॉल्व इन द क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। जब भी हम क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, 4 की एस्पेक्ट्स क्या हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिनके ऊपर फोकस करना होगा, जिनके ऊपर ध्यान देना होगा यहां पर। ठीक है, वो 4 की एस्पेक्ट्स क्या हैं यहां पर, पहचानिए। तो मुझे लगता है पहचान लोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि मार्केट रिस्क में भी बता चुका हूं मैं, है ना। जिस तरीके से मार्केट रिस्क में है उसी तरीके से क्रेडिट रिस्क में यहां पर कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। कौन सा है, क्या लगता है आपको? तो बिल्कुल यहां पर सबसे पहले आता है क्रेडिट रिस्क का आइडेंटिफिकेशन करना, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्रेडिट रिस्क है उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसका मेजरमेंट करेंगे, फिर उसका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करेंगे, फिर क्रेडिट रिस्क का मिटिगेशन करेंगे। तो पहचान लिया है आप सभी ने, करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, जो यहां पर क्रेडिट रिस्क आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद में ये पहला काम करना है, उसके बाद में दूसरा आ जाएगा यहां पर क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट, है ना। और अब आजकल हम क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में क्रेडिट रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आ जाएगा, ये तीसरा काम करना है। और चौथा हो जाएगा यहां पर क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। और जब क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन की बात आती है तो वहां पर जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो एग्जाम में बनता है, जब क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अकॉर्डिंग टू क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द प्रोसेस फ्लो। यहां पर प्रोसेस फ्लो को इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रिप्रेजेंट करेगा, जो प्रोसेस फ्लो को इंडिकेट करेगा। तो हियर इज 4 ऑप्शन, चारों को पढ़िए, बताइए इनमें से कौन सा है जो प्रोसेस फ्लो को इंडिकेट करेगा। ये भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये भी मैं आपको क्लास में बता चुका हूं इसके बारे में भी। इनमें से कौन सा है जो उसको इंडिकेट करेगा, जो उसके बारे में बताएगा। तो भाई जब हम क्रेसिस जो प्रोसेस फ्लो है, प्रोसेस फ्लो की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर क्या करना है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द रिस्क। पहले यहां पर जो रिस्क है उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद में जो भी पोटेंशियल इंपैक्ट है उसका मेजरमेंट करेंगे, फिर यहां पर जो भी रिस्क है उसको मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, एंड फाइनली सीक वेज टू मिटिगेट इट, है ना। इस रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इस रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं, है ना। ऐसे जो रास्ते हैं उनको ढूंढना पड़ेगा यहां पर, ऐसे जो रास्ते हैं वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे यहां पर। तो इसमें आंसर कौन सा होगा हमारा, ए के ऊपर टिक करेंगे, ए करेक्ट आंसर है। चलो भाई ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पूछा गया है। तो मजा आ रहा होगा जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हुई है। अगर आपने क्रेडिट रिस्क की क्लास यस्टरडे अटेंड की थी और आज भी क्लास अटेंड की हुई है, जो 9 PM पर आपको बीएफएम की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपने यस्टरडे क्लास और आज की क्लास अटेंड की होगी तो आप मैच कर रहे होंगे, क्लिक हो रहा होगा आप दिमाग में कि हाँ ये तो पढ़ा था, है ना, ये तो हमने डिस्कस किया था क्लास में, है ना। उस टाइम पर चाहे समझ में आधा आया है आधा नहीं आया है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं वो क्लिक करेगा आपके दिमाग में। व्हाट इज द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बैंक। अगर मैं किसकी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में, यहां पर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बैंक की बात करते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या रोल प्ले करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल क्या रहता है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, चारों को देखिए, चारों को ध्यान से पढ़िए, है ना। चारों ऑप्शन देखो, इसमें से कौन सा है जो यहां पर सेट हो रहा है, मैच कर रहा है, जो आपने पढ़ा था उसके साथ में एकदम करेक्टली मैच कर रहा है यहां पर। तो आंसर कौन सा होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो आर्टिकुलेट करते हैं यहां पर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज। जो भी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज बनती है ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नजरों में से होके निकलती हैं एक बार। उसके साथ साथ जो रिस्क लिमिट है, एग्रीगेट रिस्क लिमिट को सेट करने का जो काम है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करवाते हैं यहां पर। उसके साथ साथ यहां पर देखोगे, जो बैंक से लेवल है ना, डिसाइड द बैंक लेवल ऑफ क्रेडिट रिस्क। बैंक लेवल का जो क्रेडिट रिस्क है उसको डिसाइड करना यहां पर कि बैंक कितना रिस्क बियर कर सकता है यहां पर। और उसके साथ साथ जो रिव्यू मैकेनिज्म है उनको ओवरसी करना है, और जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसको भी बनाना यहां पर, सो दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो या टॉप मैनेजमेंट हो, उसके पास में यहां पर रिपोर्टिंग होती रहे। उसके साथ साथ यहां पर समय के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में रिपोर्टिंग होती रहे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में जो डिसीजन मेकिंग होगी, जो नीचे से रिपोर्ट आएगी, जो इनपुट आएगा, उसी के बेसिस पर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है यहां पर, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीपीसी,
है ना। अगर मैं किसकी, सीपीसी की बात करूं, जो क्रेडिट पॉलिसी कमेटी है, या सीआरएमसी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है इन ए बैंक, तो वहां पर जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी सीपीसी का या सीआरएमसी का, काम क्या रहेगा। तो इसमें भी हम चारों ऑप्शन देखेंगे यहां पर, है ना। इन चारों ऑप्शंस में वो कौन सा काम है जो सीपीसी या सीआरएमसी करेगा यहां पर। तो सीपीसी या सीआरएमसी की तरफ से जो सीपीसी सीआरएमसी है वो फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज को बनाने का जो काम है वो सीपीसी सीआरएमसी का रहेगा यहां पर। एंड ऑन जो भी जितने भी सारे के सारे जो क्रेडिट प्रपोजल आ रहे हैं, जो फाइनेंशियल जो रेटिंग स्टैंडर्ड है, क्रेडिट अप्रूविंग जो पावर है यहां पर, वो किसके पास में, यहां पर क्रेडिट पॉलिसी कमेटी या क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के पास रहती है यहां पर। और इसके साथ साथ यहां पर चाहे हम लार्ज क्रेडिट एक्सपोजर की बात करते हैं, लोन कोलेटरल की बात करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करें, रिस्क मॉनिटरिंग, लोन प्राइसिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये सब को देखता है यहां पर सीपीसी या सीआरएमसी। इसके अंडर में सारी चीजें आ जाती हैं यहां पर। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है यहां पर, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो सीआरएमडी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बैंक के अंदर क्या रोल प्ले करता है, प्राइमरी रोल क्या रहेगा यहां पर। ठीक है, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि यहां से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बन सकता है। ऑप्शंस को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है ना। क्वेश्चन इसी तरह का बनेगा लेकिन ऑप्शंस को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। ऑप्शंस को थोड़ा सा और यहां पर, है ना, जो एक एक वर्ड्स हैं, दो दो वर्ड्स हैं, उनको यहां पर, है ना, क्रॉस करेंगे तब जाकर आंसर मिलेगा यहां पर। तो इस तरीके से बहुत क्लोज किया जा सकता है ऑप्शंस को। तो इसमें बी के ऊपर टिक करेंगे, जो सीआरएमडीसी है, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इट एनफोर्सेस एंड मॉनिटर कंप्लायंस विद द रिस्क पैरामीटर एंड जो प्रूडेंशियल लिमिट है यानी फाइनेंशियल लिमिट सेट बाय दी सीपीसी या सीआरएमसी। तो सीपीसी या सीआरएमसी की तरफ से जो भी फाइनेंशियल लिमिट यहां पर सेट की गई है, जो भी रिस्क के पैरामीटर सेट किए गए हैं, उसको यहां पर, है ना, उसको एनफोर्स करना, उसको इंप्लीमेंट करना यहां पर। एंड इसके साथ साथ उनको यहां पर मॉनिटर करना, उनको चेक करना। जो सीआरएमडी है, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो ऑडिट वगैरह का काम है वो भी यहीं पर होता है। तो जो भी यहां पर रिस्क सिस्टम है ना, एसएसडी रिस्क सिस्टम का असेसमेंट करना, जो यहां पर लोन पोर्टफोलियो की क्वालिटी उसको मॉनिटर करना यहां पर, एंड उसके साथ साथ अगर कोई डेफिशिएंसीज है उसको करेक्ट करना, उसको आइडेंटिफाई करना यहां पर। उसके साथ साथ कंडक्ट लोन रिव्यू एंड ऑडिट। तो ऑडिट का जो काम है वो भी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में ही यहां पर आता है। तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्रेडिट रिस्क आइडेंटिफिकेशन विच आर द टू प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क। अगर क्रेडिट रिस्क में देखोगे दो प्राइमरी कंपोनेंट है यहां पर जो रोल प्ले करते हैं, जो इसमें आएंगे, दो प्राइमरी कंपोनेंट आएंगे यहां पर, वो कौन से हैं जब हम किसकी, क्रेडिट रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात करें। ये तो आज ही हमने डिस्कशन किया, ये बात तो आज ही मैंने बताई आपको। तो यहां पर सबसे पहले आ जाता है डिफॉल्ट रिस्क। जो डिफॉल्ट रिस्क है दैट इज ड्रिवन बाय द फेलियर ऑफ बोरोवर टू मेक पेमेंट। अगर बोरोवर यहां पर अपने लोन का पेमेंट करने में फेल हो जाता है, बोरोवर अगर अपने लोन का समय से रीपेमेंट नहीं करता, बोरोवर अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करता, तो वहां पर डिफॉल्ट रिस्क होगा। और दूसरा है यहां पर क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, है ना। ये किससे रिलेट करता है, फ्लक्चुएशन इन द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द बोरोवर। अगर बोरोवर की क्रेडिट क्वालिटी फ्लक्चुएट करती है, यानी बोरोवर की अगर रेटिंग फ्लक्चुएट करती है, अगर बोरोवर की रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड होती है, यहां पर मान लेते पहले रेटिंग ट्रिपल ए थी, फिर डबल ए हुई, फिर ए हुई, फिर ट्रिपल बी हो गई यहां पर, है ना। अगर रेटिंग डाउन जा रही है तो ऐसे केस में क्रेडिट स्प्रेड रिस्क राइज होगा यहां पर। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, व्हाट इज क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। क्रेडिट स्प्रेड रिस्क क्या है, यहां पर कुछ कुछ बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डिफॉल्ट रिस्क। क्रेडिट स्प्रेड रिस्क क्या है, ये डिफॉल्ट रिस्क से कैसे अलग होता है जब हम क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसमें ये डिफरेंट कैसे है, उसमें यहां पर अलग कैसे है यहां पर। तो चारों ऑप्शन है, चार ऑप्शन है इसमें भी आपके पास, ए बी सी डी। इन चारों में से चूज कीजिए कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा, वो कौन सा है इसमें। तो जब हम क्रेडिट स्प्रेड रिस्क की बात करते हैं तो जहां पर रेटिंग डाउनग्रेड होती है, अभी मैंने बताया आपको, जहां पर रेटिंग डाउनग्रेड हो रही है
बोरोवर की जो क्रेडिट क्वालिटी है वो वर्सन हो रही है, खराब हो रही है यहां पर, है ना, उसकी जो रेटिंग है वो डाउन होती जा रही है, तो वहां पर क्रेडिट स्प्रेड रिस्क है। वहीं पर अगर मैं डिफॉल्ट रिस्क की बात करूं, अगर यहां पर बोरोवर अपनी जो ईएमआई है, अपनी जो इंस्टॉलमेंट है, अगर उसको ड्यू डेट में पेमेंट करने में फेल हो जाता है, भुगतान करने में फेल हो जाता है, तो वहां पर डिफॉल्ट रिस्क होगा, इसको डिफॉल्ट रिस्क कहेंगे। ठीक है। जो क्रेडिट स्प्रेड रिस्क है उसमें बोरोवर ने डिफॉल्ट किया है जरूरी नहीं है। क्रेडिट स्प्रेड रिस्क में बोरोवर ने डिफॉल्ट किया है जरूरी नहीं है, लेकिन बोरोवर कैन डिफॉल्ट, उसकी सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है, बोरोवर की कंडीशन ऐसी बनती जा रही है कि वो ही कैन डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट कर सकता है, चाहे उसने अभी तक डिफॉल्ट किया ना हो यहां पर, लेकिन अब उसकी जो रेटिंग डाउन हो रही है उसका मतलब यह है कि वो डिफॉल्ट कर सकता है। तो उसके लिए बैंक को पहले से ही यहां पर तैयार रहना होगा। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर बताओ। व्हाट इज सिस्टमैटिक और इंट्रिंसिक रिस्क इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो एंड हाउ कैन इट बी मिटिगेट? इसको आप मिटिगेट कैसे कर सकते हैं? अगर आप यहां पर जो सिस्टमैटिक या इंट्रिंसिक रिस्क को फाइंड आउट करते हैं क्रेडिट पोर्टफोलियो में, इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हो? ये रिस्क क्या है, इसको मिनिमाइज कैसे करोगे, कम कैसे करोगे यहां पर? तो अगर भाई अभी हमने बात की थी, ये तो आज ही हमने डिस्कशन किया था कि जो सिस्टमैटिक रिस्क है इसको इनहेरेंट रिस्क भी कहते हैं, इंट्रिंसिक रिस्क भी कहते हैं यहां पर। यानी अगर पूरी की पूरी इकोनॉमी धराशायी हो जाए, है ना, पूरा का पूरा इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, फाइनेंशियल फैक्टर्स अगर यहां पर इंपैक्ट करते हैं पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर, अगर उसके ऊपर असर आता है, तो ऐसे केस में यह सिस्टमिक रिस्क होगा यहां पर। तो ऐसे केस में आप इसको अपना जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस द वेरियस ज्योग्राफीज, इंडस्ट्रीज, बोरोवर्स, मार्केट्स, तो अपने पोर्टफोलियो को जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड करोगे, जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड करते जाओगे, उतना ही यहां पर इस सिस्टमिक या इंट्रिंसिक रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं यहां पर। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? सी होगा। आप में से 10 में से 10 किसने स्कोर किया है? आप में से 10 में से 10 किसका स्कोर आया है? मेरे साथ में जरूर शेयर करें, बताओ मुझे, आप में से 10 में से 10 स्कोर किसका आया है? ये वो वही सारे पॉइंट हैं, वही सारे पॉइंट से क्वेश्चन बने हैं जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं। आपको जो बीएफएम की पेड क्लासेस आपको मिल रही हैं किस टाइम पर? जो बीएफएम की पेड क्लासेस हम आपको 9 PM पर प्रोवाइड कर रही हैं, है ना, जो 9 PM पर बीएफएम की पेड क्लासेस आ रही है डेली बेसिस पर आपकी सीआईबी के महापैक 2.0 में। तो सीआईबी के महापैक 2.0 में अगर आप 9 PM पर ये बीएफएम की पेड क्लासेस देख रहे हैं, तो जो टॉपिक हम वहां पर डिस्कस कर रहे हैं उसी से रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चंस। और सीआईबी के महापैक का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोड रहेगा डिस्काउंट के लिए Y195, 81% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड इस्तेमाल करना होगा Y195। कैसे इस कोड का यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। इसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा? हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडर 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। लगातार हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करवा रहे हैं। एंड बीएफएम में लगातार आपको 9 PM पर पेड क्लासेस आपको मिल रही हैं। 9 PM पर, है ना, बीएफएम की जो पेड क्लासेस हैं वो रेगुलर बेसिस पर आ रही हैं 9 PM पर। तो आप में से जो भी इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है इंस्टेंट बेसिस पर, है ना, अगर आपको इंस्टेंट बेसिस पर एक क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप क्या करें, आप यहां पर सीआईबी के महापैक 2.0 में एनरोलमेंट कर लेना। वहां पर ये क्लासेस आपको इंस्टेंट बेसिस पर मिल जाएंगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो आज मैंने आपको कहा था, आज मैंने बताया था कि आज मैं आपको एक स्पेशल टॉपिक कराने वाला हूं। एंड सीआईबी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है टॉपिक, क्योंकि यहां से या तो थ्योरिकल या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। और इस टॉपिक का नाम है अल्तमान जेड स्कोर। तो आज हम जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो है अल्तमान जेड स्कोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आपका मॉड्यूल बी में क्रेडिट रिस्क का पार्ट है ना। ये कहां पर आता है? ये जब क्रेडिट रिस्क की बात करेंगे तो वहां पर ये कवर होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम अल्तमान जेड स्कोर है क्या। तो अल्तमान जेड स्कोर एक्चुअल में एक मॉडल है यहां पर, है ना। अगर मैं अल्तमान जेड स्कोर की बात करूं तो अल्तमान जेड स्कोर एक्चुअल में एक मॉडल है यहां पर।
और ये मॉडल क्या है, ये मॉडल एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट करके बताता है ना। ये मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट करके बताएगा, प्रिडिक्ट करेगा कि कोई भी बिजनेस जो फर्म है, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशंस आने वाले 12 महीने में, आने वाले 12 मंथ्स में उसके बैंक करप्ट होने के चांसेस क्या हैं। क्या कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन आने वाले 12 मंथ्स में बैंक करप्ट होने जा रही है, क्या वो कंपनी दिवालिया होने जा रही है, इसके बारे में अल्तमान जेड स्कोर आपको यहां पर बता देगा कि आने वाले 12 मंथ्स में क्या होने वाला है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन फाइनेंस प्रोफेसर, एक अमेरिकन फाइनेंस प्रोफेसर रहे हैं जिनका नाम है एडवर्ड अल्तमान। इन्होंने 1968 में इस मॉडल को यहां पर डेवलप किया था टू मेजर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको मेजर करने के लिए इस मॉडल को यहां पर बनाया था। 1968 में यह मॉडल डेवलप हुआ था और आज भी यह मॉडल कारगर है। आज के टाइम में भी यह मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, आज के टाइम में भी यह मॉडल यूज हो रहा है और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है अल्तमान जेड स्कोर, है ना। जो अल्तमान नाम यूज करते हैं ना, इन्हीं के नाम पर यह नाम दिया गया है इनको, अल्तमान जेड स्कोर यहां पर बोला जाता है। अच्छा, जब हम अल्तमान जेड स्कोर मॉडल की बात करते हैं ना, तो यहां पर जो मेन फोकस रहता है वो 5 अकाउंटिंग रेशियोज के ऊपर रहता है। अगर इन 5 अकाउंटिंग रेशियोज में आपने महारत हासिल कर ली तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर मैं पांचों अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में बता देता हूं। तो ये पहला है यहां पर, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये है पांचवा यहां पर। ठीक है, दीज आर दी 5 अकाउंटिंग रेशियोज। यहां पर ये 5 अकाउंटिंग रेशियो है। यहां पर हर अकाउंटिंग रेशियो में टोटल एसेट से आपको डिवाइड करना है, टोटल एसेट से डिवाइड करना है, एक्सेप्टेड टोटल एसेट से डिवाइड करना है आपको। तो 5 में से 4 जो अकाउंटिंग रेशियोज हैं उसमें नीचे टोटल एसेट्स आएगा। बस ऊपर वाली बात याद रखनी है आपको, यहां पर आएगा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को टोटल एसेट से डिवाइड कर दो, रिटेन अर्निंग को टोटल एसेट से डिवाइड कर दो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को टोटल एसेट से डिवाइड कर दो और यहां पर सेल्स को टोटल एसेट से डिवाइड कर दो। बस चौथे में आपको टोटल एसेट्स की जगह यहां पर लायबिलिटीज आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, टोटल लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट यहां पर आएगी। तो जो भी मार्केट वैल्यू है इक्विटी की, उसको आप टोटल लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट से आप उसको डिवाइड कर दो। तो बस पहला याद रखना है आपको, है ना। चौथे नंबर पे आके एसेट्स की जगह लायबिलिटीज हो जाएगा और सभी जगह एसेट 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 से डिवाइड करते जाना है। इनके पहले पहले शब्द यूज याद रख लो। यहां पर ये W है, ये R है, ये E है, ये M है, ये S है, WREMS, है ना। इनके पहले पहले शब्द याद रख लो, WREMS। ठीक है, तो W से बनेगा यहां पर वर्किंग कैपिटल, R से बनेगा रिटेन अर्निंग, E से बनेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, M से बनेगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और S से बनेगा यहां पर सेल्स। तो WREMS, ये पहले पहले शब्द याद रख लो, पांचों रेशियोज आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद करने का आसान सा तरीका है यहां पर। एंड हर रेशियो को हमने एक कोड दिया है यहां पर, हर रेशियो को क्या किया है, कोड दिया है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस टाइम पर तो इसकी वैल्यू आएगी, है ना। जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उस टाइम पर तो एक वैल्यू आएगी, वहां पर उस वैल्यू को पुट करना है आपको। लेकिन फॉर्मूले को बनाने के लिए इसको कोड दिया x1, इसको x2, इसको x3, इसको x4, इसको x5। और हर जो रेशियो है उसका अपना वेटेज है ना। हर रेशियो का अपना वेटेज है। इसका वेटेज है यहां पर 1.2। तो x1 को 1.2 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे प्लस, फिर x2 को 1.4, इसका वेटेज 1.4 है, इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे प्लस, और x3 आएगा, x3 को 3.3 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, इसका वेटेज है, प्लस करोगे। x4 को मल्टीप्लाई करोगे 0.6 के साथ में, इसका वेटेज है, प्लस करोगे। फिर x5 को यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 10 के पास में और यहां पर फिर निकाल लोगे टोटल। तो सबको जो यहां पर वैल्यू आएंगी ना, जो यहां पर वैल्यू आएगी ये सबको जोड़ लेना है। टोटल जो आएगा वो कहलाएगा अल्तमान जेड स्कोर। अगर आप इसी को एक लाइन में लिखना चाहें, है ना, अगर आप इसको एक लाइन में लिखना चाहें तो जेड, इसे बोलते हैं जेड स्कोर या अल्तमान जेड स्कोर भी बोलते हैं। तो 1.2 है ना, वो देखो 1.2 x1 प्लस 1.4 x2 प्लस 3.3 x3 प्लस 0.6 x4 प्लस, है ना, 1 x5, है ना, टोटल आ जाएगा। तो यहां पर 1.2 ये मल्टीप्लाई x1 होता है ना, है ना। अगर इसको इसे लिखेंगे ये मल्टीपल ही कहलाएगा यहां पर 1.2 x1, यानी 1.2 और x की जो वैल्यू आएगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी वो।
इसी को अगर आप यहां पर इस तरीके से पूरे फॉर्मूले में देखना चाहें तो पूरे फॉर्मूले की फॉर्म में भी आप इसको यहां पर देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा फॉर्मूले की फॉर्म में भी आपके पास आ जाएगा। तो अल्तमान जेड स्कोर 1.2 मल्टीप्लाई वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स प्लस 1.4 मल्टीप्लाई रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स प्लस 3.3 मल्टीप्लाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पेमेंट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स प्लस 0.6 इक्विटी मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट या लायबिलिटी उसे डिवाइड करेंगे प्लस, तो यहां पर इसको 0.99 को लिख लो 1.0 कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, एंड टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। लो जी, ये पूरा आपके पास में अल्तमान जेड स्कोर का कंप्लीट फॉर्मूला भी यहां पर आ जाएगा। अच्छा, जो भी आपके पास में अल्तमान जेड स्कोर कैलकुलेट होकर आएगा, है ना, जो भी आपके पास में अल्तमान जेड स्कोर कैलकुलेट होकर आएगा, तो ध्यान रखना अगर अल्तमान जेड स्कोर लेस देन 1.81 आता है, 1.81 से कम है जेड स्कोर, तो मान लेना है वो कंपनी डिस्ट्रेस जोन में है। यानी अगर जेड स्कोर 1.81 से कम है तो चांसेस हैं कि आने वाले 12 मंथ्स में, आने वाले 12 महीने में वो ऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्ट हो सकती है। अगर किसी कंपनी का जेड स्कोर 1.81 से कम आ रहा है तो चांसेस हैं कि आने वाले 12 मंथ्स में वो बैंकरप्ट हो जाएगी। और अगर किसी फर्म का जो जेड स्कोर है 1.81 से 3.0 के बीच में आता है ना, 1.81 से 3.0 के बीच में है, तो इट मींस वो ग्रे जोन में है, तो वो इधर भी आ सकती, इधर भी आ सकती। उसके बाद में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी फर्म ऑर्गेनाइजेशन का जो जेड स्कोर है मोर देन 3.0 है, अगर तीन से ज्यादा है यहां पर, 3.0 से ज्यादा है यहां पर, तो वो सेफ जोन में है। इट मींस वो यहां पर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर। तो ये बेंचमार्क है। बेंचमार्क आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बेंचमार्क के बेसिस पर भी आ जाता है। अगर अल्तमान जेड स्कोर की केस स्टडी आएगी तो वहां पर भी एक क्वेश्चन बेंचमार्क का आपको मिलेगा, और बेंचमार्क आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बेंचमार्क आप इस तरीके से यहां पर बता सकते हैं। ओके, चलिए, तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप सभी, है ना। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड शेयर्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आर 6,50,000, their revenues sales are 8,57,000, while total assets amount of rupees 12 lakh with liabilities being 3,20,000, book value of equity stands for 7 lakh rupees, retained earning are 1,35,000, working capital is at rupees 4 lakh, calculate the Altman Z score and outlook of their business। तो यहां पर दो चीजों के आंसर करने हैं आपको, एक तो आपको बताना है कि अल्तमान जेड स्कोर कितना आएगा, और यहां पर दूसरा बताना है उसका आउटलुक कितना रहने वाला है, उसका आउटलुक क्या रहेगा यहां पर। तो ये एक केस स्टडी है यहां पर, और इसी में से 5 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर की जो केस स्टडी है इसी के बेसिस पर बड़े आराम से बन जाती है। तो इसी के बेसिस पर आप 5 मार्क्स की जो केस स्टडी है वो भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको दिमाग में लाने हैं वो 5, है ना, 5 कोहिनूर यहां पर, है ना। वैसे तो दुनिया में एक ही कोहिनूर है, लेकिन अल्तमान जेड स्कोर में 5 कोहिनूर हैं यहां पर, ठीक है। यानी वो 5 फाइनेंशियल रेशियोज, उनको आपको ध्यान में लाना है ना। तो जब उनको ध्यान में लाओगे तो वहां पर सबसे पहले कौन सा आएगा, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को डिवाइड करना है किससे, टोटल एसेट से यहां पर। तो सबसे पहले क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं आपको कैसे कैलकुलेशन करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले वो अकाउंटिंग रेशियोज, पांचों अकाउंटिंग रेशियो फटाक से लिख लो पहले। वर्किंग कैपिटल को डिवाइड करेंगे टोटल एसेट से, रिटेन अर्निंग को डिवाइड करेंगे टोटल एसेट से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड करेंगे टोटल एसेट से, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड को डिवाइड करेंगे टोटल लायबिलिटी से, और सेल्स को डिवाइड करेंगे टोटल एसेट से। तो फटाफट हमने ये पांचों फॉर्मूले यहां पर लिख लिए। अगर ये काम आपने कर लिया तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एग्जाम में जब आप जाओगे, एग्जाम में आप इन पांचों फॉर्मूलों को भूल जाओगे कि ये पांच रेशियो कौन कौन से, इनको आप भूल जाओगे, ठीक है। फिर दूसरा जो सबसे भूलने का कारण होता है, आप इनका वेटेज भूल जाओगे। x1 का, है ना, इसका x1 का वेटेज कितना, x2 का कितना, x3 का कितना, x4 का कितना, x5 का कितना, इनके वेटेज भूल जाओगे आप, ठीक है। तो इसमें दो ही चीजें यहां पर याद करने वाली हैं, एक तो ये अकाउंटिंग रेशियोज और दूसरा यहां पर वेटेज, है ना। और सारा काम तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से बड़े आराम से कर लोगे।
जो कैलकुलेटर है उसकी हेल्प से बड़े आराम से हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल को डिवाइड करना है टोटल एसेट से। तो वर्किंग कैपिटल ढूंढो आपके पास कितनी है ना, वर्किंग कैपिटल देखिए आपके पास में कितनी है यहां पर, तो ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, ये आ गया। देखिए यहां पर वर्किंग कैपिटल है यहां पर आपके पास में 4 लाख रुपए। कितनी है वर्किंग कैपिटल, 4 लाख रुपए की। अब 4 लाख को, वर्किंग कैपिटल को आप टोटल एसेट से डिवाइड करोगे तो टोटल एसेट्स आपके पास में कितनी है, ये देखिए यहां पर टोटल एसेट्स है आपके पास में 12 लाख रुपए। तो हमने क्या किया यहां पर, है ना, ये जो x1 है तो इसको तो हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो W है ये वेटेज है यहां पर। तो हमने क्या किया, यहां पर ये जो वैल्यू है सारी लाख में आ रही है, तो 4 का मतलब 4 लाख डिवाइडेड बाय 12, 12 का मतलब है 12 लाख। तो 4 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.34, है ना, यहां पर कितना आ जाएगा, 0.34 आ जाएगा। अब ये जो B है 0 है ना, 0.34 है, इसको वेटेज के साथ में 1.2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। जब 1.2 को, है ना, इसका वेटेज है 1.2, 0.34 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.408। तो W को B के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, W को और B को, तो ये आएगा 0.408। वैसे ही हमें X2 निकालना है, तो रिटेन अर्निंग, है ना, रिटेन अर्निंग देखिए कितनी है, तो यहां पर जो रिटेन अर्निंग है वो आपको दी गई है 1,35,000 की, 1,35,000 की रिटेन अर्निंग है। तो 1,35,000 को लिख लोगे आप 1.35 लाख। टोटल एसेट्स हमें मिली गई है 12 लाख रुपए, तो 12 से डिवाइड करोगे कितना आया, 0.113, और इस रेशियो का वेटेज कितना है 1.4, तो 1.4 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे कितना आया 0.158। उसके बाद में नेक्स्ट है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर आप देखोगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना, 6.5 लाख रुपए की है, तो यहां पर लिखोगे 6.5 लाख हो जाएगा। टोटल एसेट्स वही है सेम, 12 लाख, उससे डिवाइड कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहां पर 0.54। 0.54 को उसके वेटेज के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, वेटेज कितना है 3.3, तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.782। फिर यहां पर जो चेंज है वो X4 में है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी, 7 लाख रुपए की यहां पर, तो 7 ऊपर रखिए, ठीक है। उसके बाद में जो टोटल लायबिलिटी है वो कितनी है, यहां पर लायबिलिटी है 3,20,000 की, तो 3.2 लाख की लायबिलिटी है, तो डिवाइड करेंगे कितना है 2.19। इसका वेटेज कितना है 0.6, तो 0.6 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1.314। उसके बाद में सेल्स कितनी है, सेल्स देखोगे यहां पर तो रेवेन्यू सेल्स है 8,57,000, तो 8.57 लाख हो जाएगी। टोटल एसेट्स कितनी है 12 लाख, 12 से डिवाइड करो, वेटेज कितना है 1, तो यहां पर ये आएगा 0.714 को 1.0 के साथ में जब आप क्या करोगे यहां पर 1.0 के साथ में जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। अब सबको क्या करो, टोटल कर लो, सबको जोड़ लीजिए, कितना आया यहां पर 4.376। तो जो जेड स्कोर है वो कितना आ रहा है कैलकुलेट होकर, जेड स्कोर यहां पर कैलकुलेट होकर आ रहा है 4.376। अब ये जो 4.376 आया है, अब मुझे बताओ इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसका आपने अल्तमान जेड स्कोर कैलकुलेट किया है, इसका जो अल्तमान जेड स्कोर है अगर आप अप्रोक्स लिखोगे तो 4.4 है यहां पर, इसका जो अल्तमान जेड स्कोर है वो कितना आ रहा है 4.4। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस कंपनी का आउटलुक कैसा है यहां पर, आउटलुक बताओ यहां पर, है ना, आउटलुक कैसा आ रहा है यहां पर। तो अगर अल्तमान जेड स्कोर मोर देन कितना है, मोर देन 3.0 है ना, मोर देन 3.0 है, तो ऐसे केस में वो ऑर्गेनाइजेशन सेफ जोन में होती है, यानी ग्रीन जोन में है। तो यहां पर अगर अल्तमान जेड स्कोर 4.4 है तो 3.0 से ज्यादा है, तो इट मींस ये ऑर्गेनाइजेशन यहां पर सेफ जोन में रहने वाली है। तो इस तरीके से हम अल्तमान जेड स्कोर के जो क्वेश्चन है उसको कैलकुलेट कर लेंगे और यहां पर आउटलुक भी निकाल लेंगे, तो हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कर लोगे, यस और नो, एक बार बता दो मुझे कमेंट करके। और जितने पॉइंट मैंने बताए हैं आपको प्रीवियस, वही है यहां पर मेन पॉइंट। अगर आप देखोगे जो मेन पॉइंट है यहां पर, मेन पॉइंट वही है, वही आपको पढ़ने हैं, बस उतना कर लोगे काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर रख लेना सो दैट सारे पॉइंट आपके अकाउंट में सेव हो जाए। और जो क्लासेस हैं बीएफएम की जो पेड क्लासेस हैं वो आ रही हैं आपके लिए 9 PM पर। अगर आप इंस्टेंट बेसिस पर जो बीएफएम की पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं 9 PM पर, तो आज ही एनरोलमेंट करें जीआईबी के महापैक 2.0 में।
जीआईबी के महापैक 2.2 का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, क्लिक करें और तैयारी शुरू कर दें आप। ओके, एंड कैसे एनरोलमेंट करोगे? तो एनरोलमेंट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है।